चलो, जैसा हमने कहा था कि कुछ एग्जाम्पल करवाना था और एग्जाम्पल करवा देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, पूछा गया है कि हाउ मेनी, कितने प्रकार के इसमें सिग्नल है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, पूछा गया है हाउ मेनी, इसमें कहा गया है कि हाउ मेनी सिग्नल्स इन द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम। जैसे आपसे जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि कितने एनएमआर के कितने सिग्नल आएंगे, कितने सिग्नल आएंगे। तो आपको चेक करना है कि इसमें इन सारे एग्जाम्पल में कितने टाइप के प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और देखते हैं कितने टाइप के प्रोटॉन है। तो जैसे ये एग्जाम्पल आपका है, इसमें देख रहे हैं एक सी एच थ्री इधर है, सी एच टू है, सी एच टू है, सी एच थ्री है, ठीक है। तो आप इसमें प्रोटॉन चेक करने के सबसे पहला काम करते हैं कि यहाँ से हम एक प्लेन गुजार देते हैं। प्लेन गुजारने के बाद देखते हैं कि इस प्लेन के इस साइड में और इस साइड में कितने कितने प्रोटॉन देखो। प्लेन के इस साइड में देखा जा रहा है तो एक टाइप का प्रोटॉन है, और ये भी एक टाइप के प्रोटॉन है, और ये जो है एक दूसरे टाइप का प्रोटॉन है, एक दूसरे टाइप का प्रोटॉन है। मतलब ये हुआ कि इस सी एच थ्री का जो तीन प्रोटॉन है इसका सिग्नल, और इस सी एच थ्री का ये तीन प्रोटॉन का सिग्नल एक जैसा आएगा, और इन दोनों हाइड्रोजन का सिग्नल एक जैसा आएगा। यानी इसमें कितने सिग्नल आपके आ जाएंगे, तो दो सिग्नल आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन में जब आप सिग्नल देखते हैं तो इसमें भी क्या करें, पहले एक पीयूएस गुजार लेते हैं, एक प्लेन, सॉरी, एक प्लेन इधर गुजार लेते हैं। अब इस प्लेन गुजारने के बाद देख रहे होंगे कि ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। और जो ये प्रोटॉन आपका है और ये प्रोटॉन जो है वो एक जैसा है, ठीक है। फिर आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से एक प्लेन और, अगर यहाँ से प्लेन और गुजार देते हैं, अब जब ये दो दिखाई दे रहे थे, अब ये एक जैसे हो गए, और ये भी प्रोटॉन कैसा हो गया, एक जैसा हो गया। तो मिला जुला के फिर क्या हुआ, बेंजीन में केवल एक सिग्नल आएगा क्योंकि एक टाइप के प्रोटॉन है। अब इसका एग्जाम्पल में देखते हैं इसमें क्या हुआ। देखिए, आप जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, उसका सिग्नल अलग आएगा। फिर इधर हाइड्रोजन होगा, उसका सिग्नल अलग आएगा। तो एक दो सिग्नल तो यहाँ हो गए। फिर यहाँ जो हाइड्रोजन होगा उसका सिग्नल अलग आएगा, और यहाँ जो हाइड्रोजन होगा उसका सिग्नल अलग आएगा। लेकिन ये इस प्रोटॉन, यहाँ जो प्रोटॉन होगा और यहाँ जो प्रोटॉन होगा, दोनों का सिग्नल एक जैसा आएगा। और यहाँ जो प्रोटॉन होगा वहाँ का सिग्नल और अलग आ जाएगा। तो इसमें कितने सिग्नल हुए, एक ये हुआ, दो, तीन, ठीक है। और एक सिग्नल इसका आ जाएगा, इस प्रोटॉन का आ जाएगा। तो इसमें कितने, चार प्रकार के सिग्नल हुए। आइए इसमें देखते हैं। इसमें क्या कीजिएगा, एक पीओएस यहाँ से गुजार लीजिएगा। जब पीओएस गुजार रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रोटॉन है, यहाँ दो हाइड्रोजन होगा, इन दोनों हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, और वैसे ही इधर भी दो हाइड्रोजन होंगे जिनका सिग्नल एक जैसा आ जाएगा। और इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन होंगे, उनका सिग्नल एक जैसा आएगा, और इनका भी सिग्नल एक जैसा आएगा। इधर देख रहे हैं सी एस थ्री, इसका सिग्नल एक अलग जैसा आएगा, और इसका भी सेम आएगा। इसका मतलब ये पीओ, जो आप यहाँ से एक प्लेन गुजारे हैं, यहाँ से इधर जो देख रहे हैं एक सिग्नल इधर आ रहा है, ये दोनों सेम सिग्नल देंगे। जो सिग्नल इसका आएगा वही सिग्नल इसका आएगा, और जो सिग्नल इसका आएगा वही इसका आएगा। तो तीन सिग्नल यहाँ मिल गए, और यहाँ पर भी तो कोई हाइड्रोजन रहा होगा, तो इसका सिग्नल क्या होगा, अलग आ जाएगा। तो इसमें कितने सिग्नल आएंगे, एक, दो, तीन और चार। इसमें चार प्रकार के सिग्नल आएंगे। आइए इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अब इसमें आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पीयूष नहीं गुजर सकती, क्यों, क्योंकि इधर ऑक्सीजन इधर कार्बन। तो इसका एक सिग्नल आ जाएगा, और इसका एक सिग्नल आ जाएगा, और एक सिग्नल इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। तो इसमें भी चार प्रकार के सिग्नल आपको मिलेंगे। इसमें देखते हैं, इसमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ से पीयूष गुजार देते हैं ऐसे, तो इसका सिग्नल और इसका सिग्नल एक जैसा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। और इस पर जो सिग्नल आएगा वही सिग्नल यहाँ मिलेगा, ये एक जैसा होगा। यहाँ एक सिग्नल जो मिलेगा हमको, वही सिग्नल यहाँ मिलेगा, यहाँ के प्रोटॉन का। अब अभी तो इसमें एक सिग्नल ये एक तीन सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सिग्नल एक जैसा है, और ये सिग्नल एक जैसा है, और ये सिग्नल ये एक जैसा है। लेकिन अगर हम यहाँ से पी ओ एस और गुजार देते हैं, तब आप ध्यान से देखिएगा, तो जो सिग्नल हमको ये
अलग अलग दिखाई दे रहे थे, अब ये कैसे हो गए, एक जैसे हो गए। मतलब ये भी ऐसा हो गया और ये भी एक टाइप का हो गया। तो अब कितने सिग्नल हो गए, यानी एक दो तीन चार, इन चारों का एक सिग्नल आ जाएगा और इन दोनों का एक सिग्नल आ जाएगा, तो कितने सिग्नल हो जाएंगे, ठीक है। आइए उसको मिटा देते हैं। तो दो सिग्नल इसमें मिलेंगे। इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था, बस आपको ये देखना था कितने टाइप के प्रोटॉन होंगे, और जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे उतने इसमें क्या मिलेगा, सिग्नल मिलता है मिलेगा। बस इतना ही आपको चेक करना था कि कितने टाइप के प्रोटॉन इसमें पाए जाते हैं। हमेशा याद रखना, बेंजीन में केवल एक ही टाइप के प्रोटॉन है, अगर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो केवल बेंजीन है। जैसे यहाँ ग्रुप लग गया था तो चार टाइप के प्रोटॉन मिल गए थे। यहाँ देखिए दो दो सेम टाइप के ग्रुप लगे थे तो दो टाइप का प्रोटॉन हो गया था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे उतने प्रकार की सिग्नल आपको मिलेगी। देख लीजिए, इसमें कितने, दो टाइप के प्रोटॉन थे, इसमें एक था, इसमें चार सिग्नल आएगा, इसमें चार सिग्नल, इसमें चार सिग्नल, इसमें आपके दो सिग्नल आए। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसमें भी वही पूछा गया, वन एच एनएमआर स्पेक्ट्रम में केमिकल इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस का मतलब वही होता है कि कितने टाइप के प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट है। चलिए आइए देख लेते हैं एक एक करके। इसमें देखा जाएगा तो इसमें देखिएगा, इसमें ये सब कैसे है, साइक्लिक है। क्या कोई ग्रुप कहीं लगा हुआ है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, सब सबके पास दो दो हाइड्रोजन है, सब sp2 है। कैसे है, सब sp2 है, यहाँ का यहाँ का यहाँ का, सब एक जैसा सिग्नल आए। मतलब एक दो तीन चार पांचों कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन होंगे, दो यहाँ होगा, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, 10। तो 10 हाइड्रोजन का जो सिग्नल आएगा वो एक जैसा आएगा। कैसा आएगा, इनका सिग्नल एक आएगा। यहाँ जाइए, इस कार्बन से इस पॉइंट का, इस कार्बन से जब आप इधर बढ़ते हैं तो एक सिग्नल आएगा, फिर इसी कार्बन से इधर बढ़ते हैं तो यहाँ एक सिग्नल आएगा, और इस कार्बन से यहाँ बढ़ते हैं तो एक सिग्नल आएगा। एक देखो, जिधर जितना दूरी इधर गए हैं उतने डिस्टेंस इधर चले, उतना डिस्टेंस, यानी ये तीनों कार्बन एक जैसे हैं, तो एक एक सिग्नल आ गया। फिर जब अगला होगा तो यहाँ जो सिग्नल आएगा वो अलग आ जाएगा, यहाँ सिग्नल का अलग आ जाएगा, और यहाँ सिग्नल अलग आएगा। एक सिग्नल ये हो गया, ये इन तीनों का एक जैसा सिग्नल आएगा, और इन तीनों का एक जैसा आएगा। इस कार्बन पर भी कोई हाइड्रोजन लगा है ना, क्योंकि वैलेंसी चार होती है, चौथी पे हाइड्रोजन, यानी इसका भी सिग्नल अलग आएगा। तो कितने सिग्नल हो जाएंगे, एक दो तीन। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिग्नल, ये दोनों सिग्नल, ये दोनों सिग्नल सेम है। तो कितना हो जाएगा, एक सिग्नल यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ। तो इसमें कुल मिला जुला के तीन टाइप के सिग्नल। इसमें देख लीजिए, अब इसमें क्या है, इसमें देखो कोई पीओएस नहीं है, पीओएस गुजार ही नहीं सकते, तो एक सिग्नल इसका तो अलग आ जाएगा, इसका अलग आ जाएगा, तो एक दो सिग्नल यहाँ होंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और एक दो हाइड्रोजन होंगे तो इनका सिग्नल अपना अलग हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो दो हाइड्रोजन, एक इधर लगा होगा और एक हाइड्रोजन इधर लगा होगा। तो एक दो तीन सिग्नल ये हो गए, इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा, इसका अलग सिग्नल आएगा और इसका अलग सिग्नल आएगा। तो इसमें कुल पांच प्रकार के सिग्नल, कितने, फाइव सिग्नल इसमें आ जाएंगे। और इसमें देखते हैं, इसमें क्या करना होगा, ये एक पीओएस पर देखो, इसमें एक पीओएस गुजार दीजिए। जो पोजीशन इसका है वही बेस पर है, तो जो सिग्नल यहाँ आएगा वही सिग्नल यहाँ आएगा, और जो सिग्नल यहाँ आएगा वही सिग्नल यहाँ आएगा। और ये जो सिग्नल होंगे इसके बराबर होंगे, और ये सिग्नल के बराबर होंगे। तो भी आप देख रहे हैं इसमें, ये सिग्नल ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, और ये सिग्नल ये एक जैसा, ये एक जैसा। लेकिन अगर एक पीओएस यहाँ से और गुजार दिया जाए, अब तक जो हमको ये अलग अलग दिखाई दे रहा था, अब ये भी कैसा हो गया, एक जैसा हो गया, जैसा ये है वैसा ये भी है। जिस प्रकार का यहाँ प्रोटॉन हमको मिल रहा था जो सिग्नल, वही सिग्नल यहाँ मिला है। तो जैसे यहाँ अलग, अब तक हमको क्या ये अलग दिखाई दे रहा था, अब क्या है, सेम। एक सिग्नल इस पर आ जाएगा और एक सिग्नल इस पर, इसी का रिपीटिशन है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है। इसमें केवल दो ही सिग्नल। इसमें देख लीजिए, इसमें देखिएगा तो यहाँ पर जो कार्बन प्रोटॉन होगा उसका सिग्नल अलग आ जाएगा, और यहाँ जो प्रोटॉन होगा वो एक दोनों एक जैसे हैं। तो इस प्रोटॉन का सिग्नल, इस प्रोटॉन का सिग्नल एक जैसा आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इस पर जो प्रोटॉन होगा उसका सिग्नल और इसका सिग्नल एक जैसा आएगा, यहाँ अलग आ जाएगा।
तो एक सिग्नल यहाँ आया, दूसरा यहाँ आ जाएगा, तीसरा यहाँ आ जाएगा और चौथा किसका है, यहाँ आ जाएगा। तो इसमें कितने, चार सिग्नल आपको मिले। इसमें आइए, इसमें देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। तो इधर कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी 4 है, यहाँ कोई प्रोटॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन उसका सिग्नल अलग आ जाएगा, यहाँ एक प्रोटॉन उसका सिग्नल अलग आ जाएगा, तो दो ये हो गए। और इन दोनों का सिग्नल यहाँ CH3 CH3 जैसा आ जाएगा, तो इनका अलग आ जाएगा। एक दो तीन इधर हो गए, यहाँ कोई कार्बन नहीं है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ यहाँ एक प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन है। तो एक सिग्नल यहाँ, एक दो तीन ये हो गए, चौथा यहाँ आ जाएगा, पांचवा इसका अलग आएगा, छठवा हो जाएगा। इसके कितने, 6 प्रकार के सिग्नल आएंगे। इसमें देख लेते हैं। अब देखिए, अब ये मॉलिक्यूल थोड़ा ठीक ठाक है। इसमें देखिए, आप इसको समझो कैसे। अगर मान लीजिए हमने कहा कि अगर यहाँ से कोई एक काट देते हैं फ्यूज डाल के, तो जो ये यहाँ प्रोटॉन होगा वही प्रोटॉन यहाँ होगा, तो इन दोनों का सिग्नल एक जैसा आ जाएगा। इधर देख रहे हैं CO ग्रुप है, CO ग्रुप वही ग्रुप है, तो जो प्रोटॉन जितने सिग्नल इधर आएंगे उतने सिग्नल इधर आ जाएंगे, मतलब सेम हो जाएगा। तो हम एक साइड देखेंगे, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इधर देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक प्रोटॉन यहाँ सिग्नल आ गया, ये मिल गया यहाँ। अब इधर चलते हैं, यहाँ कोई प्रोटॉन है नहीं, यहाँ भी कोई प्रोटॉन है नहीं, यहाँ भी प्रोटॉन होगा उसका अलग आ जाएगा। और यहाँ जो प्रोटॉन होगा, इस जो इसका सिग्नल आएगा वही सिग्नल इसका आ जाएगा। तो हमको एक दो मिल गया, तीसरा यहाँ मिल जाएगा, ये इन दोनों का जैसे हो जाएगा, और चौथा आपका यहाँ मिल जाएगा। तो कुल कितने सिग्नल आ जाएंगे, चार सिग्नल आ जाएंगे। ध्यान देना, कितने सिग्नल आ जाएंगे, चार। ठीक है। अब हमको नहीं लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत होगा कि प्रोटॉन भी कंपाउंड दे रहे हैं, एग्जाम्पल दिया रहे हैं, अब आपको क्यों कितने सिग्नल होंगे आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको यही ध्यान रखना है कितने टाइप के इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जितने टाइप के इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने उसकी क्या आ जाएगी, केमिकल शिफ्ट वैल्यू उसकी अलग अलग आ जाएगी, उतने सिग्नल मिलेंगे। अब तो आपको ये तो पता चल गया कि हम सिग्नल निकालते कैसे हैं। ये तो पता चल गया कि कितने टाइप, जितने टाइप के प्रोग्राम होंगे उतना हमको सिग्नल मिलेगा, हमको पता चल गया। अब हमको पता करना है क्या कर, अब हमको ये चीज तो पता चल ही गई कि कितने टाइप के सिग्नल हमको मिल रहे थे। अब जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए अभी निकलवाए थे ना, एक टाइप के को एक सिग्नल मिलेगा, इसमें तीन सिग्नल मिलेगा, इसमें पांच, दो, चार, कैसे, इसमें चार, इसमें छह सिग्नल मिलेगा, जैसे अभी हमने बताया है। ठीक है। आगे अब देखते हैं इसमें। अब तक तो आपने देखा कि सिग्नल कैसे निकालते हैं, सिग्नल पता चल गया। अब होती है एक सील्डिंग, एक होती है डीसील्डिंग। अब आपको ये समझना होता है कि सील्डिंग और डीसील्डिंग क्या, डीसील्डिंग और सील्डिंग क्या होता है। सील्डिंग का मतलब वो होता है कि कोई प्रोटॉन क्या हो, कोई प्रोटॉन हो, अगर कोई प्रोटॉन ऐसे जगह पर है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो हम कह देंगे कि हमारा जो प्रोटॉन है वो सील्ड है। क्या है, प्रोटॉन सील्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन के पास कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो हम कह देंगे हमारा प्रोटॉन डी सील्ड होगा। अगर प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो क्या हो जाएगा, डी सील्ड हो जाएगा। अगर प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो जो हम मैग्नेटिक फील्ड इसके इस पर लगा रहे थे, जो इसकी इस पर मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे थे बी नॉट यहाँ से, वो ज्यादा लगेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे इस प्रोटॉन पर, वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, कोई इसको रोकने वाला है नहीं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज्यादा लगा, तो क्या होगा, केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है किसमें होती है, पीपीएम में। किसमें होता है, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या होता है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी किस तरफ जाती है, डाउन फील्ड की तरफ। देखो इधर जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, एक दो तीन चार, ऐसे से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ने लगेगी, अगर प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। लेकिन वही अगर प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो हम कह देंगे क्या है, सील्ड है। सील का मतलब किसी चीज को ढक लेना, क्या होता है, किसी चीज को ढक लेना। तो अगर इस प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को चारों तरफ से कवर कर लेगा, ढक लेगा, जिससे क्या होगा, जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ई नॉट, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता जितना यहाँ लगता है। इस वजह से
जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो अप फील्ड की तरफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को रोकती है, क्योंकि इसको शील्ड की हुई ढकी हुई है, इसको रोकती है, उतना ज्यादा प्रभाव इस पर नहीं लगता। इस वजह से हमारा जो एल की वैल्यू होती है केमिकल शिफ्ट की वो अप फील्ड की तरफ चली जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा तो कहाँ चला जाएगा? डाउन फील्ड की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है। जैसे भी एग्जाम्पल है, अब इसमें क्वेश्चन आता है आप लोग का कि वैल्यू आपको दे देगा। जैसे इसमें देखिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पूछेगा डेल्टा, क्वेश्चन रहेगा आपको वैल्यू दे देगा केमिकल टीएमएस में, टीएमएस की वैल्यू दे देगा हर्ट्ज में दे देगा, और किसमें मेगा हर्ट्ज में दे देगा, और आपसे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पूछा जाएगा डेल्टा का। ऐसा कर सकता है या डेल्टा की वैल्यू दे दे, आपसे कहे हर्ट्ज बताओ, या हर्ट्ज और डेल्टा की दे करके मेगा हर्ट्ज का पूछ ले, मतलब किसी दो का देगा, इनको बताना। अब जैसे यही फार्मूला है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे यहाँ कुछ है उसके आधार पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको केमिकल शिफ्ट डेल की वैल्यू निकालना, किसकी निकालनी है? डेल की वैल्यू। और अगर टीएमएस, जो टीएमएस टेट्रामेथाइल साइलेंस होता है, अगर ये हर्ट्ज में दिया गया, हर्ट्ज में वैल्यू इधर दी हुई है, 0 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज, 360 हर्ट्ज होती है। और जो एमएच मेगा हर्ट्ज होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? स्पेक्ट्रोमीटर की। मतलब हम जो एनएमआर यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सैंपल हमको मिला, उस सैंपल का हमको क्या निकालना है कि देखना है उस सैंपल को, तो हम क्या करते हैं एनएमआर में कुछ फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एनएमआर यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एनएमआर रहेगा उतना अच्छा उसका रिजल्ट आता है। तो अगर 16 मेगा हर्ट्ज का हम यूज कर रहे हैं एनएमआर, 16 कितने? 16 मेगा हर्ट्ज का, तो डेल की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे एग्जांपल में हमने कहा कि मान लीजिए 360 हर्ट्ज, कितना हर्ट्ज में दिया है? 360 हर्ट्ज की वैल्यू दे दिया गया है, किसकी? डाउनफील्ड की 360 दे दिया गया है। और कितना? 16 मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज कितना किया गया है? 16। अब आप देखिए अगर डेल की वैल्यू निकालना है तो 360 बटे क्या हो जाएगा? 60, कितना आ जाएगा? आप जीरो जीरो से काट दीजिएगा तो कितना? 6 आ जाएगा। डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितना? 6 ppm आ जाएगी, 6 ppm आ जाएगी। अब देखिए हर्ट्ज की वैल्यू कितनी थी? 360। मेगा हर्ट्ज कितना था? 60। 360 में 60 से डिवाइड किया कितना है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू? 6। देखिए ये किसकी है? 10 की वैल्यू। वैसे यदि आपको 300 मेगा हर्ट्ज में वैल्यू दे रहेगी तो आप इसे 1800 ऊपर रखेंगे, 1800 नीचे 300 से डिवाइड कर देंगे तो 66 आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। अब ये जो टीएमएस है ये क्या होती है? ये टेट्रामेथाइल साइलेंस होती है, जिसकी एनएमआर में केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है वो जीरो ही आती है। इसको लिया जाता है रेफरेंस के तौर पर। इसके लिए रेफरेंस एक सॉल्वेंट होता है। देख देखिए ऐसा सॉल्वेंट होता है, ये होता है टेट्रामेथाइल साइलेंस। ये है टेट्रामेथाइल साइलेंस। सिलिकॉन के चारों तरफ एक सी एच थ्री इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब आप सब देखिएगा तो इसमें 12 हाइड्रोजन है, और 12 हाइड्रोजन एक जैसे कैसे हैं? एक जैसे। इन 12 हाइड्रोजन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है वो डेल में किसमें आती है? 0.00। इसको रिफरेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि टीएमएस क्या है, या एनएमआर स्पेक्ट्रम में हम कौन सॉल्वेंट का यूज करते हैं? तो टेट्रामेथाइल साइलेंस का यूज करते हैं। इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आती है? 0.00। एक रेफरेंस के तौर पर यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया गया है। जैसे देखिए ये टाइप ऑफ प्रोटॉन बताया गया है, कितने मतलब इससे कितने टाइप के प्रोटॉन होते हैं, तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि ये याद रहेगा तो कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर एल्केन का, एल्केन के पास सी एच थ्री, इसका प्रोटॉन कितने केमिकल शिफ्ट में आता है? तो 0.9 से 1.2 के बीच में इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है। अगर 1 डिग्री है, कितना है? 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री लगा हुआ है, तब कितना आ जाएगा? तो 1.2 से 1.5 के बीच में आ जाती है। अगर 3 डिग्री लग जाए
तो 1.4 से 1.9 के बीच में आ जाती है। अगर यही वैल्यू अब इस टाइप के केमिकल के साथ लग जाए एक प्रोटॉन में, तो 1.5 से 2.5 आ जाती है। अगर कीटोन की वैल्यू क्या है, कीटोन से लगा हुआ है, तो 2.0 से 2.6। अब इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से देख रहे हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इसकी अब बढ़ रही है। अगर कोई एरिल ग्रुप लगा हुआ है तो 2.2 से 2.5 के बीच में आ जाएगी। अगर कोई एल्काइन है, कैसा है, एल्काइन है यानी sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो 2.5 से 3.0 आती है। अगर कोई आपके पास ईथर ग्रुप है तो 3.3 से 4.0 में आती है। अब इधर देखिए इसमें क्या होता है, एक अब यहाँ क्या किया गया है, एक हाइड्रोजन बढ़ा दिया गया है। अगर यहाँ कोई हाइड्रोजन लगा दी जाए तो आप जान ही रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होती है हाइड्रोजन की। और इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना। अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगी तो उस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वर्टिक फील्ड जो हम लगाएंगे इस पर वो बहुत ज्यादा लगेगा, जिससे इसकी जो डेल वैल्यू होती है, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है, वो कहाँ हो जाएगी, अप फील्ड। और जब अप फील्ड होगा तो 3.1 से 3.8 के बीच में आ जाती है। एक एल्कोहल की वैल्यू पूछी जाती है। एल्कोहल वेरिएबल 1 से 5 होती है लगभग लगभग, ठीक है, वेरिएबल होती है, ठीक है, कोई मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है। अब जैसे अमोनिया की क्या होती है, ये भी 1 से 1 से 5 होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एसपी एसपी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से अगर कोई प्रोटॉन लगा तो 4.5 से 6.0 के बीच में आती है। कहानी कोई sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो मतलब एल्कीन, कैसा हो, एल्कीन हो, ठीक है। अब इसमें इसमें देखिए इसमें एल्कीन का नहीं किया गया, इसमें जो ये प्रोटॉन है इस प्रोटॉन का दिया गया है, और इसमें क्या है, एल्कीन वाले प्रोटॉन का है। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, ये प्रोटॉन अलग है, ये प्रोटॉन अलग है। इसकी वैल्यू 1.5 से 2.5 है, इसकी वैल्यू 4.5 से 6.0 होगी, ये एल्कीन, ठीक है। अब अगर कोई एरोमेटिक ग्रुप लगा हो, क्या हो, एरोमेटिक, अब देखिए फिर आप कंफ्यूजन यहाँ पर मत होइए, क्योंकि एरोमेटिक से डायरेक्ट प्रोटॉन नहीं है। एरोमेटिक से कोई कार्बन है, यानी कह सकते हैं में कोई मेथिल बेंजीन हो, तो एरोमेटिक से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ प्रोटॉन है। और ये एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट यानी बेंजीन रिंग का जो प्रोटॉन होगा, इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी 6.0 से 8.5 आती है। एल्डिहाइड का आता है 9.5 से 10.5, और एसिड का आता है 10 से लेकर के 30 तक, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनएमआर में जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है वो 0 से लेकर के 10 रखा जाता है। जो जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनएमआर में जो डेल की वैल्यू होती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितने कितने रेंज के बीच में होती है, तो जी किसकी वैल्यू, डेल की वैल्यू, तो 0 से 10 के बीच में होती है। ये एसिड होता है, कभी कभार 10 से 13 होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज याद रखना 0 से 10 के बीच में आती है, जिसमें एल्डिहाइड 9.5 से 10.5 आती है, एसिड की थोड़ी ज्यादा। अब आगे कुछ और दिए गए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पर वही मेथिल का दिया गया, मेथिल सी एस 0.9 आती है। जब दो मेथिल मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसे तो बता ही दिए हैं। एलाइलिक एलाइलिक प्रोटॉन देखो, ये आपके क्या है, विनाइलिक कार्बन है, ये कार्बन विनाइलिक हो गया, और ये कार्बन आपका कैसा है, एलाइलिक है। और एलाइलिक कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन, इसकी लगभग 2 के बीच में आ जाती है। एल्काइन 2.5 बता ही दिए। एरोमेटिक रिंग से लगा हुआ CH3 2.5 आता है, जो कि एरोमेटिक का नहीं है। देखो यहाँ एरोमेटिक के साथ नहीं लगा, वो भी बताए हैं। एरोमेटिक से डायरेक्ट नहीं है प्रोटॉन, एरोमेटिक से एक कार्बन है, उसकी प्रोटॉन की वैल्यू बताई गई है, लगभग 2.5 आती है। और यहाँ पर एरोमेटिक से डायरेक्ट लगा हुआ प्रोटॉन है, जिसकी 6.5 से 8 के बीच में। अच्छा, ये एलाइलिक तो देख ही लिए, अब विनाइलिक ले लेते हैं। ये दोनों कार्बन कैसे हैं, विनाइलिक हैं, तो विनाइलिक प्रोटॉन की कितनी आती है, 4.5 से 6.5 की। विनाइलिक कह लें या कह दें हम एल्कीन की प्रोटॉन, क्योंकि ये भी डायट एल्कीन ही है, ठीक है। ये अल्कोहल है, 2.2 से लेकर के 5 के बीच में आ जाती है। एल्डिहाइड के 10 अभी बता दिए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिड होता है उसका लगभग 12 ही होता है, बता दीजिए। हमको नहीं लगता कि कोई अब डाउट रहा होगा आप लोग को, ठीक है। बाकी और सारे एग्जाम्पल हो होगा तो कोई और एक अगले वीडियो में हम बना देंगे, कुछ और दो चार क्वेश्चन। बाकी सब ऐसे, इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका वही है कि आपको देखना है कितने एनएमआर सिग्नल आते हैं, और आपको ये पता करना है कि किस
प्रोटॉन का कितना आता है, इसमें से मेनली आपको दो तीन याद रखना है। पहला क्या है कि मेथिल प्रोटॉन अगर होगा तो 0.9 होगा, 0 डिग्री का। फिर फिर 1 डिग्री का आ जाएगा 1.23 डिग्री, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का, लगभग इतना होगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बस ये याद रखना है। फिर उसमें एक एल्काइन का याद रखना, लगभग 2.5 आ जाता है। और बेंजीन का जो होता है, यानी एरोमेटिक रिंग का जो प्रोटॉन होता है, उसका 6.5 से 8 के बीच में आता है। और जो डबल बॉन्ड एल्कीन होते हैं 4.5 से 6.5 के बीच में आते हैं। एल्डिहाइड का 10 आता है। एसिड थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, लगभग 12। ठीक है, बस यही इसमें है, और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक। फिर जो होगा आपका, वो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। ठीक। धन्यवाद। ठीक है, आप लोग पढ़िए।